आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम लोग 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 15/10/2019 को संपन्न हुआ, उसके भौतिकी के प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहला प्रश्न है कि दाब का मात्रक होता है। हम लोग दाब बराबर जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका दो मात्रक हो गया, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक पास्कल। इसका एक और तरीका से हम लोग मात्रक लिख सकते हैं। बल का मात्रक के जगह पे हम लोग बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का केजी और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ऊपर में मीटर पर पावर 1 है और नीचे मीटर पर पावर 2 है। तो 1 में से 2 जब घटाएंगे तो मीटर पर पावर -1 हो जाएगा। तो केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, ये भी दबाव का या दाब का ऐसा यूनिट हुआ। हम लोग ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं, किसी भी ऑप्शन में इन तीनों यूनिट जो कि दाब का है, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सब एक ही यूनिट है लेकिन अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग रूप में है। कोई भी यूनिट इसमें से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ई वाले विकल्प पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो है 15 × 10⁻10 मीटर होती है। और सूरज से जो पृथ्वी पर प्रकाश आएगा उसकी चाल जो है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जहाँ तक समय का सवाल है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 15 × 10⁻10 और चाल है 3 × 10⁸। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 से ये 5 और गुने 10⁻2, यानी ये हो जाएगा 500 सेकेंड। इसमें जब आप 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में बदलने के लिए, मिनट, तो ये आएगा 8 × 6 = 48 और उसके बाद हो जाएगा 2/6, जो कि आप ये हो जाएगा 8 मिनट और 20 सेकेंड। तो इस तरह से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगेगा 8 मिनट 20 सेकेंड। और 8 मिनट 20 सेकेंड का ऑप्शन यहाँ पे न तो ए पर है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकेंड के जगह पे 8 मिनट दिया हुआ है। तो ये भी विकल्प हम लोग नहीं ले सकते हैं, सी वाला विकल्प भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए सही विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ई वाले विकल्प पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, हम लोग जानते हैं। वेग भी एक सदिश राशि है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। और दबाव बराबर या दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो इसको भी सदिश होना चाहिए था। होता क्या है कि तरल के अंदर, चाहे वो द्रव हो या गैस हो, तरल द्वारा जो लगाया गया दबाव होता है वो सभी दिशाओं में होता है। उस किसी भी बिंदु पर किसी तरल द्वारा लगाए गए दाब की कोई एक खास दिशा आप निश्चित नहीं कर सकते हैं, ये सभी दिशाओं में लगता है। तो जब सभी दिशाओं में लगता है, कोई खास दिशा नहीं है, तो फिर इसको सदिश राशि मानना उपयुक्त, व्यवहारिक रूप से उपयुक्त नहीं होगा। तो आप किसी राशि को किसी खास परिस्थिति के लिए सदिश और किसी खास परिस्थिति के लिए अदिश नहीं बना सकते हैं। यही कारण है कि दबाव जो कि बल बटा क्षेत्रफल होता है, इसको सदिश होना चाहिए था, लेकिन तरलों द्वारा जो दबाव लगता है उसमें इसकी असंख्य अनगिनत दिशाएं होने के कारण दबाव को फाइनली हम लोग अदिश राशि मानकर चलते हैं। तो अदिश राशि जो होगा वो दबाव होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ध्यान देना है, प्रति बल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल।
तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आज जिसको पास्कल कहते हैं। तो इसके पास यूनिट है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब का मात्रक, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको पास्कल कहते हैं। इसके पास भी यूनिट है। तो आप देख सकते हैं प्रतिबल के पास भी यूनिट है, बल के पास भी यूनिट है, दाब के पास भी यूनिट है, लेकिन विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन का यूनिट होगा मीटर और लंबाई का भी यूनिट मीटर होगा। तो इस तरह से इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, ये मात्रकहीन हो जाएगा। यहाँ जो मैंने सूत्र लिखा है यह अनुदैर्ध्य विकृति के लिए लिखा है। तो मैं आपको बताऊं कि हमसे पूछा गया था किस राशि का मात्रक नहीं होता है, तो वो राशि है विकृति। हम लोग सी वाले विकल्प पे यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। हम लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंगे जो हैं अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, एक ऐसा तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जब माध्यम की आवश्यकता होती है तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग तो होगा नहीं। ऐसा तरंग जो बिना माध्यम के भी चल सकता है उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे आपका प्रकाश हो गया, या फिर एक्सरे हो गया, या फिर रेडियो वेव हो गया, या फिर माइक्रोवेव हो गया, या फिर गामा रे हो गया, या फिर इंफ्रारेड हो गया, ये सब हो गए, अल्ट्रावायलेट हो गया, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगे। और ध्रुवीकृत शब्द जो यूज किया गया है, ध्रुवीकृत जो है केवल अनुप्रस्थ तरंगे हो सकती है, अनुदैर्ध्य तरंगे कभी भी ध्रुवीकृत नहीं होती है। तो ये भी नहीं होगा, तिरछी तो होंगी नहीं, इसलिए सही विकल्प होगा अनुदैर्ध्य। तो हमसे पूछा गया था ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, हम लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं कि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए बी वाले विकल्प पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि सेंटीग्रेड स्केल आप देख लीजिए यहाँ पे, और एक फ़ारेनहाइट स्केल, दोनों स्केल का जो लोअर पॉइंट है, जो मिनिमम पॉइंट है टेम्परेचर के मेजरमेंट का, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, यानी पानी के जमने का ताप, और जो हायर पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। मैं आपको बताऊं कि पानी जो है सेंटीग्रेड वाले स्केल में 0 डिग्री सी पर जमता है और 100 डिग्री सी पर खौलता है, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट वाले में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है पानी, बर्फ़ बन जाता है जमने का मतलब, और यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे खौलता है। इस वाले स्केल का टोटल डिवीज़न आप टेम्परेचर का देखेंगे तो वो 100 का है, और इस वाले स्केल में टोटल डिवीज़न 32 से 212 तक देखेंगे तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। टोटल टेम्परेचर का डिवीज़न 32 से लेकर 212 के बीच। अब यदि कोई टेम्परेचर हम लेते हैं जो कि सेंटीग्रेड में हो, तो उसी के इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा ये हम लोग को पता करना है। तो आप देखिए सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिए और यहाँ पे फ़ारेनहाइट का। इसका शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, आप सेंटीग्रेड का शुरुआत जानते हैं कि 0 से करते हैं, और फ़ारेनहाइट का शुरुआत 32 से करते हैं। इसमें टोटल डिवीज़न कितना है 100, और इसमें टोटल डिवीज़न 180, तो ये दोनों अब इक्वल हो जाएंगे। तो C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। तो सी के जगह पे देखिए क्या लिखना है, हमसे 50 डिग्री कहा गया है, तो 50/100 बराबर F माइनस 32/180। तो आप देख सकते हैं 50/100 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, F माइनस 32/180, तो F माइनस 32 बराबर हो जाएगा 180 गुने 1/2, तो 1/2 से ये 90 हो जाएगा। F माइनस 32 बराबर 90, इसलिए F इज इक्वल टू 32 प्लस 90 यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमसे पूछा गया था कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम लोग लिए हैं, ये कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर के बराबर होगा। तो सही जवाब होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही विकल्प बी होगा जिस पे हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि हर्ज में क्या मापा जाता है। ऊर्जा जो है जूल में मापते हैं, गुणवत्ता का कोई मात्रक नहीं होता है, ऊष्मा को कैलोरी या जूल में मापा जाता है, और आवृत्ति को हर्ज में मापते हैं। तो हमसे पूछा गया था
कि किस राशि को हर्ज में मापा जाता है, तो वो राशि होगी आवृत्ति। ए वाला विकल्प जो है सही होगा, हम लोग ए पर यहाँ पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। मैं आपको बताऊं, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से भी विभवांतर मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में विभवमापी कहते हैं। पोटेंशियोमीटर से विभवांतर भी मापा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल भी मापते हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी मापते हैं। ये तीनों चीज़ उससे मापा जा सकता है। वोल्टामीटर से विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया में उत्पन्न आवेश जो चालक से प्रवाहित होता है उसको मापा जाता है। तो इस तरह से धारा मापने वाला जो यंत्र हो गया वो हो गया एमीटर। तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी वाले विकल्प पे हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का इकाई कौन है, मात्रक कौन है। तो आप जानते हैं कूलाम जो है आवेश का मात्रक है, यहाँ पे एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, वोल्ट जो है विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट में। तो इस तरह से शक्ति, चाहे वो शक्ति यांत्रिक शक्ति हो चाहे विद्युतीय शक्ति, शक्ति को मापने के लिए जो हम लोग मात्रक इस्तेमाल करते हैं वो मात्रक है वाट। तो इसलिए डी वाले विकल्प पे हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की किसी नई जानकारी के साथ। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।